आज जिस तरीके से विधानसभा में तेजस्वी यादव की भाषण हमें देखने को मिला, ये भाषण ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये भाषण कोई एक चुटपुटिए किसी राजनेता का भाषण नहीं था। ये ऐसा भाषण जो एक ऐतिहासिक भाषण के रूप में, विशेषकर जिस तरीके से हमने विधानसभाओं में, लोकसभाओं में अलग-अलग छीटा टिप्पणी देखने को मिलती है और अलग-अलग किस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है, और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने भाषण दिया, अपने स्पीच को रखा, वह सराहनीय योग्य है। इस भाषा के कुछ अंश में एएनआई के थ्रू, उनके सौजन्य से मैं चाहता हूं कि इस भाषण को आप लोग सुने। कि आप कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं, ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा है। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा? 2020 का हम लोग चुनाव जीत करके आए, मात्र बेईमानी के बाद 12,000 का डिफरेंस था पूरे महागठबंधन और एनडीए में। आप क्यों छोड़ के आए? आपने यही बोला था ना कि हम एनडीए इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पार्टी को तोड़ा जा रहा है, हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। और आपने ये कहा था मर जाएंगे, मिट जाएंगी, तो आप कहते ही रहते हैं, हमेशा लगातार ही कहते रहते हैं। उस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, न प्रधानमंत्री बनना है, न किसी को मुख्यमंत्री बनना है, देश भर के विपक्षों को गोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना आ पाए थे। और आप जब गवर्नर हाउस गए महोदय, मुख्यमंत्री जी, जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था। आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी है, आपका मन लगाने के लिए। हम तो आपका साथ ना देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे असंभव है, उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। जिस तरीके से ये भाषण दिया गया है और जिस तरीके से अपने बातों को रखा गया है एक नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, तेजस्वी यादव के द्वारा, यह बहुत ही बेहतरीन भाषणों में से एक भाषण आज हमें देखने को मिला, सुनने को भी मिला। वो ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे थे जो एक मंझा हुआ खिलाड़ी, एक राजनेता ही दे सकता है। उन्होंने उन सारे मुद्दों को सिलसिलेवार तरीके से एक करके उन्होंने जो सत्ता पक्ष थी उनके सामने रखने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने इन भाषण में किसी भी तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ या बीजेपी के जो नेता हैं उनके खिलाफ किसी भी तरीके से वैसी भाषा शैली का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। और इसकी सराहना हमें विभिन्न चैनलों के थ्रू, विभिन्न मीडिया संस्थानों के थ्रू हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो सरकार पहले थी, नीतीश कुमार और आरजेडी की जो अलायंस चल रही थी, वह ज़्यादा दिन तो चली नहीं और 22 जनवरी को नीतीश कुमार ने आरजेडी से अलविदा ले लिया। जिस तरीके का सहयोग अभी और सपोर्ट जो मिल रहा है तेजस्वी यादव को, खासकर युवाओं के द्वारा, वो आने वाले चुनाव का रुख जो है और रास्ता जो है वह खुद ब खुद बनता जा रहा है। लोकसभा का चुनाव 2024, विधानसभा का चुनाव 2025, भले ही वे अपनी बहुमत साबित न कर पाए हों, भले ही उनको
हार शिकस्त मिली हो, लेकिन जिस तरीके से उनका जो विश्वास है और लोगों के द्वारा जो विश्वास मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले इलेक्शन में उनकी जो पैठ है, बातें करते हैं, चिकित्सा की बातें करते हैं, बेरोजगारी की बातें करते हैं, रोजगार की बातें करते हैं, शिक्षा की बातें करते हैं। ये सारे मुद्दे आने वाले इलेक्शन के लिए खासकर काफी अहम होने वाले हैं। कुछ उनकी जो बातें हैं और स्पीच के जो अंश हैं, उन्होंने किन किन मुद्दों को उन्होंने सामने रखा है, उन मुद्दों को जरा हम सिलसिलेवार तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं, इसके लिए उन्होंने बधाई दी और उन्होंने ये भी कहा कि यह एक रिकॉर्ड है कि एक टर्म में माननीय मुख्यमंत्री ने एक ही टर्म में 3 बार उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। और यह एक नया कीर्तिमान है। जिस तरीके से अलग अलग कीर्तिमान हमें क्रिकेटों में देखने को मिलता है, ठीक उसी तरह यह एक कीर्तिमान है कि ये 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये रखी और उदाहरण उन्होंने रामायण से लिया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दशरथ ने कैकेयी के कहने पर राम को वनवास दिया था, उन्हें तो ये नहीं पता कि किनके और कौन सी शक्ति इनके पीछे है कि उन्होंने जो गठबंधन थी आरजेडी से, उन्होंने उसको तोड़कर फिर से वो उसी पार्टी में जाकर मिल गए हैं, विलय हो गए हैं, जिस पार्टी के लिए उन्होंने किन किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया अपने भाषणों में। यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम उसी पार्टी से मिलना पसंद नहीं करेंगे जो एक सांप्रदायिक पार्टी है। और आज ऐसा क्या हो गया कि वे उसी पार्टी से जाकर, उनकी पार्टी जाकर उनसे विलय हो गई है। कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी कारण है जो उनको यह कहने पे या यह करने पे उनको मजबूर कर रही थी कि जो अच्छी भली सरकार जो बिहार को लोगों को मिली थी, उस पार्टी को तोड़कर फिर से वह उसी पार्टी में जाकर वह मिल गए हैं और जाके बैठ गए हैं। तीसरी बात उन्होंने रखी कि जिस तरीके से जब सरकार इनकी बनी तो रोजगार के मुद्दे अहम थे और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ आने के बाद और आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने अपने भाषणों में ये भी कहा था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो अपने पहले कलम से वे युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे और उन्होंने यही किया। जैसे ही भले ही वह मुख्यमंत्री न रहे हों, लेकिन एज ए डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जैसे ही उनकी सरकार बनती है, वे अपनी कलम से जिस तरीके से जो बहाली की जो प्रक्रिया है उन्होंने स्टार्ट कराई। क्योंकि और भी बहुत सारे बातें और बहुत सारी चीजें निकल के सामने आ रही हैं अलग अलग, या उनकी पार्टी इन चीजों को क्रेडिट लेने का प्रयास कर रही है कि ये सारी चीजें जो हैं वो उनकी पार्टियों के द्वारा लाई गई हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने यहाँ तक ये भी कहा कि हम क्रेडिट क्यों न लें, क्योंकि जब उनकी गठबंधन की सरकार चल रही थी तो कैबिनेट में बैठे हुए उनके मंत्री, उनके पार्टी के मंत्री
ही इन सारी चीज़ों को देख रहे थे। तो भला इन सारी चीज़ों का क्रेडिट वो क्यों ना ले? जब सरकार बनी तो बात यहाँ तक ये भी आई कि इतने सारे पैसे आएँगे कहाँ से? पैसे सारे दिए जाएँगे कहाँ से? तो जैसे ही गठबंधन की सरकार बनती है, ये सारी चीज़ें जो असंभव थीं, वो संभव संभव में तब्दील हो गई, बदल गई और इनकी जो बहाली की प्रक्रिया थी और बहाली भी होने लगी थी। शिक्षकों की बहाली को देखें, लाखों की नौकरियाँ ऐसा कहा जा रहा है कि राज्यपाल ने अपने भाषणों में यहाँ तक ये भी कहा है कि 3.5 लाख जो नौकरियाँ हैं, शिक्षकों की जो बहाली हैं और अन्य विभागों में भी जो रिक्तियाँ जो खाली पड़ी हुई थी, उन रिक्तियों को ओपन करने का प्रयास किया जा रहा था, फाइलें आगे बढ़ाई जा रही थी। तीसरी बात उन्होंने सम्राट चौधरी को लेकर कही, उनके ही स्टेटमेंट को उन्होंने एक तरीके से ये कहा कि जिस तरीके से ये बयानबाजी करते हैं और कहते हैं कि भाजपा उनकी माँ है, तो सबसे पहले उनकी जो राजनीति की शुरुआत है, वह देखें तो राजद से ही हुई थी। तो ये ऐसी सारी इन सब बातों को उन्होंने भरी सभा में, अपनी सभा में इन सब बातों का एहसास कराया और कराने का प्रयास किया। बहुत सारे उन्होंने अ, तंज भी कसे, लेकिन वैसी शब्दावली का शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, किसी भी तरीके से जो अमानवीय हो या किसी तरीके से जो अमर्यादित हो। चौथी बात उन्होंने ये रखी कि मोदी सरकार गारंटी की बात करती है, तो क्या नीतीश जी की ये गारंटी जो भाजपा वाले हैं, भाजपा जो हैं, बीजेपी जो है, क्या इनकी यह गारंटी लेगी लेगी कि क्या यह संभव है कि बाद में जो नीतीश कुमार हैं, वो पलटी नहीं मारेंगे? क्या इनकी वह गारंटी लेती है? तो ऐसे सारे मुद्दे, बहुत सारे मुद्दों को उन्होंने अपने भाषणों में रखा है